लॉट। थैंक यू। यूएस में जो वहां पे जो सीन बन रही है ना, वो भी ट्रम्प के फेवर में नहीं जा रही है सर, जो वहां की है, क्योंकि अभी उनका डेट देख लो, ऑल टाइम हाई है, इन्फ्लेशन देख लो, नथिंग इज इन देयर कंट्रोल राइट नाउ। सो ये उनके लिए लिटमस टेस्ट है। आप किसी को आज के डेट में फोर्स करके अपने फेवर में नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर स्मार्ट पीपल, जितने भी स्टेट अभी हेड हैं। और इंडिया से तो आप ले नहीं सकते, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो आप नहीं करवा सकते। सुधीर जी, इसी को कहते हैं वैल्यूज, एथिक्स। अपना देश जो है अपने कायदे से चल रहा है, किसी को न लूटता है, खसोटता है, ना किसी को परेशान करता है। अमेरिका शुरू से पूरे वर्ल्ड को परेशान ही करता आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे संसार को लूटा। मैं एकदम सही वर्ड यूज कर रहा हूँ। वो पूरा वर्ल्ड को लूटा और लूट के पैसा जमा किया, तो उसका तो फल मिलेगा ही उसको। अपना देश धर्म से, संस्कृति से, कायदे से चल रहा है सर, तो अमेरिका को सफर करना पड़ेगा। थैंक यू। अभी देखिए ना, अपना जो इवन जो कंजम्पशन है वो काफी हेल्दी है। इवन आपका ट्रेड डेफिसिट जो है, सॉरी अपना फिस्कल डेफिसिट है, वो भी कंट्रोल में है। तो बहुत से मैक्रो फैक्टर्स ना, अभी देखो आप, मूडी ने आपका रेटिंग बढ़ा दिया इंडिया के कितने सालों के बाद, मेरे ख्याल से आफ्टर 18 इयर्स उन्होंने इंडिया की रेटिंग बढ़ाई है। तो इस तरह के कंडीशन में इंडिया की रेटिंग बढ़ना अपने आप में एक पॉजिटिव बात। लेटेस्ट तो यही है। अब जापान, उसको कंधा से कंधा बोलिए, पेट से पेट बोलिए, बाह से बाह बोलिए, मिला के चल रहा है सर एकदम इंडिया के साथ। इंडिया में मोर देन 18,000 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। मतलब बहुत सारे क्षेत्र है यहाँ, चूंकि सेशन इसका नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जापान पूरा भारत से घुल मिल गया है फॉर देयर ओन सर्वाइवल एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया। इसमें उनका स्वार्थ भी है, देयर इज नो इशू। लेकिन अभी जो मोदी जी जापान गए हैं, पूरा जापान को अपने गोदी में बैठा लिए हैं। बहुत अच्छा। और अच्छा, चंद्रेश्वर खान साहब आ गए हैं, गोविंद मुखारे साहब आ गए हैं, डॉक्टर शारदानंद चौधरी जी भी आ गए हैं, और फिर ये भी आ गए हैं, विनय शुक्ला जी भी आ गए हैं। बहुत सारे लोग आ गए, अभी और भी लोग आने वाले हैं। तो प्रसाद साहब अभी ठीक तो हो गए हैं, पहले से वो बोल रहे थे हम बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। लेकिन डॉक्टर स्नेह प्रभा, अच्छा, वो स्नेह प्रभा जी लिंक मांग रही थी, तो हमारे ख्याल से तो हम उनको लिंक भेज दे रहे हैं। हाँ, अब एकदम शुरू कर देना चाहिए। एक बार प्रसाद साहब को ट्राई कर लें, वो आ जाते हैं तो अच्छा है। तो हमारे चंद्रेश्वर खान साहब शुरू कर देंगे। स्नेह प्रभा जी को लिंक भेज दें। सुधीर जी, सबसे मजेदार बात यह है कि चाइना हम लोगों के जेब में आ गया है। मतलब वो ठीक है, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम, बट वो हम लोग से झगड़ा नहीं कर सकता। चाइना भी का भी इंटरेस्ट है ना सर, चाइना की इकोनॉमी तो सो दे नीड आल्सो अ गुड पार्टनर। और इंडिया जानता है कि इंडिया में कई चीजें हैं जो वो अलाइन कर सकते हैं। उनका जो अपनी प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की मार्केट है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, जिसका काफी बड़ा योगदान है वहां के इसमें। सबसे मजेदार बात यह है, इंडिया अब क्रूड ऑयल 47.5 डॉलर में ही अब खरीदने जा रहा है, और अपना मतलब डिमांड भी बढ़ा रहा है रशिया से।
और सबसे फनी बात यह है, इंडिया इज सप्लाइंग पेट्रोलियम टू यूक्रेन। ये बहुत हास्यास्पद है लेकिन सच है। और यूक्रेन वार अब बंद होने के कगार पर है। यूक्रेन घुटना टेकेगा, रसिया अपना सारा कंडीशन मनवा लेगा। हो सकता है इसका क्रेडिट इंडिया को मिले। डॉक्टर स्नेह प्रभा सिंह जी भी आ गई हैं, तो हम अब चाहेंगे नागेश झा जी अपना प्रार्थना शुरू करें। बहुत से लोगों को मैंने भेजा है, बहुत लोग आएंगे भी, और इसके बाद आपको ये हमारे जो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्लानर हैं गोवा से, वो आपको सब जगह सभी आदमी को इंडिविजुअली फोन करेंगे आपके इंटरेस्ट को पूछते हुए, और सुधीर जी के सलाह के साथ हम लोग चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आप इनका कंसल्टेंसी आप इन लोगों का लीजिए और मनी को बढ़ाने में अपना अपना एफर्ट लगाइए। तो ये मतलब हमारे वेबिनार का सदुपयोग होगा कि डॉक्टर का अभी प्रसाद साहब 2 सप्ताह से बहुत बीमार पड़ गए थे। हमारे मेरठ के ऐसे भट्ट साहब ने दवा दिया और कुछ हमने भी अपने अनुभव से बताया, तो सर को दवा फायदा किया, भगवान की कृपा है। और आज आ गए, 2 सप्ताह तक खाली खाली लग रहा था। स्टार्ट हम उन्हीं से करवाते हैं, ये हमारा सिस्टम है नागेश झा जी का और प्रसाद साहब का। तो आज आ गए हैं, तो पहले नागेश जी की प्रार्थना हो जाए। और हमारे ये सत्या सिंह जी वो उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन गोवा में बहुत दिन से बसे हुए हैं, और ये भी हैं सुधीर जी तो इंडिया के एसेट हैं और चार्टर्ड फिनेंशियल प्लानर हैं। हमारे ये 2 वरिष्ठ लोग हैं, तो हमारे छोटे छोटे जो पैसे आते हैं उसको सदुपयोग करिए, 5 साल 6 साल में उसको डबल करिए और अपनी संपत्ति को बनाए रखिए। और बुढ़ापे में हमको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। जब यंग में हम किसी पर डिपेंड नहीं रहे तो पैसे के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। हमको जब जरूरत हो, हमारे पास हमारा पौरुष है, हमने तो हमारे पास बच्चों के पास भी बहुत है, हमारे पास भी ठीक है, लेकिन हम अपने मतलब लास्ट अंतिम क्रियाकर्म का भी पैसा बचा के रखे हुए हैं कि किसी पे आश्रित नहीं होना पड़े, स्वतंत्र जाएं और मोक्ष मिले हम लोगों को। तो इंडिपेंडेंट माने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको ये जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। और अभी भी जो थोड़ा थोड़ा पैसा, इतने बड़े बड़े सौभाग्य से इतने बड़े बड़े हमारे अनुआमा वाले भी हमारे साथ हैं, एक बार उन्होंने भी प्रोग्राम दिया था, और अच्छे अच्छे हम लोगों को एडवाइस देने वाले लोग हैं, उसका फायदा क्यों नहीं लिया जाए। और हर तरह के मीटिंग में हर तरह के लोगों से हम लोग सलाह लेके उस तरह का जो जिस तरह का स्किल देता है उस स्किल में अपने नॉलेज को बढ़ा करके हम आगे बढ़ें। तो हम नागेश झा जी से प्रार्थना करने को बोलेंगे। नागेश झा जी। ओके। अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गा स्तुति। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। लास्ट में शिव जी की आरती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। थैंक यू। और मैं हर चीज बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि प्रसाद साहब के सामने अब ये पब्लिक फोरम में बोलना जरूरी है, इसीलिए सब चीजें मैं गुप्त रखता हूँ। तो थैंक्स टू द परम ब्रह्म परमात्मा, ये प्रसाद साहब के लिए मैं परम ब्रह्म परमात्मा को थैंक यू दे रहा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ये सब चीजें गुप्त रहती हैं। पिछले वीक में नहीं आए थे तो मैं उनके लिए प्रेयर शुरू कर दिया था। अब से मैं ये बात नहीं बताऊंगा पब्लिकली। थैंक यू। बहुत अच्छा। और हमने जितने देर तक आपका प्रार्थना रहा, हमने और स्नेह प्रभा मैम ने फूल की वर्षा की। बहुत अच्छा लगता है। प्रार्थना में आपके बहुत ताकत है और बहुत प्रेम से आप गाते हैं। और डॉक्टर विद्यानाथ झा जी भी विद्वान आ गए हैं, तो कल विद्यानाथ झा जी का प्रवचन है, उसको सुनेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत से 25 स्लाइड तैयार किया है। दीपक जी से मैं बात करना चाह रहा था, तो ठीक है, अब देखें। कल के हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे प्रसाद साहब। और अब मैं प्रसाद साहब का आशीर्वाद वचन सुन के और अपने इनको सत्या जी को, जो गोवा से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो उनकी बात भी आगरा से हैं वो, तो बाद में उनको सुनेंगे। तो पहले प्रसाद साहब से 2 अमृत बाणी सुनना चाहेंगे। प्रसाद साहब, तबीयत कैसी है आपकी? अब ये पहले बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लें। हाँ, तबीयत अपनी जगह पर है। धन्यवाद जी। आपका प्रेम और आपकी जो वो तो फल खुद ही ले आता है, और उसके ऊपर कुछ बचा हुआ रहता है तो नागेश जी की प्रार्थना के बाद भी आप उनसे चाहते हैं कि दो सकता है। आज जो है, आज के वक्ता जो है हमारे, तो हम लोग इसमें
देखने श्रद्धेय है और इसकी का जो ज्ञान है वो उन्होंने इसकी उपज वैसे ही की है जैसे कोई किसान खेती करके अन्न उपजाता है, वैसा ही ज्ञान उन्होंने पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, ज्ञान उनका अर्जित किया हुआ है अपने अनुभव से। वो बात अपनी बहुत ही परिपक्व व्यक्ति है और उसकी उनका एक आदर्श कोई कहना है यार, कोई कहना है क्या कहते हैं ताकि एक हमारे पास कमजोरी है तो हमारे यहाँ 5 बरस पहले से हड़ताल आते हैं तो आज जब मैं आपकी नेपाल में एक शिक्षक के साथ तो आपकी करना एक आपको हो जाएंगे लेकिन और धन्यवाद आपको जनाब आवाज कम आ रही थी। खैर, आपके आशीर्वाद वचन मिल गए, बहुत अच्छा। और अब हम अपने जो मुख्य विजयनाथ झा जी का स्वागत है। तनुश्री चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ रही हैं। आशीष कुमार जी आपका स्वागत है। और अब हम सत्या जी से कहेंगे शुरू करें। और हमारे जो ये क्या नाम है, चीफ गेस्ट आज सुधीर सिन्हा साहब हैं। सुधीर सिन्हा साहब 2 शब्द बोल दें। सुधीर सिन्हा साहब 2 शब्द बोल दें। आप दोनों का मेल बहुत अच्छा है, सुधीर जी और सत्या जी दोनों के सलाह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सुधीर जी आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। It's really it's a honor for me to receive and welcome our chief speaker today, Mr. Satya Singh ji from Value Investing and Financial Services Goa. सभी गुरुजनों को भी मेरा नमस्कार है, जो भी बड़े लोग हैं और जितने भी कलीग्स हैं। मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा और फिर मैं सत्या जी को बोलने के लिए आमंत्रण दूंगा। जो आज का टॉपिक है, करंट मार्केट कंडीशन, वेदर इट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि दिस इज द राइट मोमेंट टू इन्वेस्ट हियर इन इंडिया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि अपने साउंड को म्यूट कर लें, क्योंकि माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि हिजिंग साउंड आ रही है। जब क्वेश्चंस करने होंगे सत्या जी से तो यू कैन ओपन योर सो दिस इज द राइट मोमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि हम लोग एक्सटेंडेड बुल रन में हैं। मैं चूंकि करीब 24 साल अनुभव हो गया, 25वां साल है मेरा। 2000 आई स्टार्टेड माय करियर इन द दिस सेगमेंट। तो पहले का एक साइकिल होता था, मैंने सुन रखा था क्या, पढ़ा भी और देखा भी कि पहले एक साइकिल हुआ करती थी स्टॉक मार्केट की 4.5 इयर्स की, 4.5 इयर्स और 5 इयर्स की। उस 4.5 साल में हम लोग तेजी भी देखते थे और मंदी भी देखते थे। लेकिन अब इस सारे कॉन्सेप्ट जो है पुराने पड़ गए हैं। 2008 के बाद 2008 में जब यूएस की मार्केट मेल्टडाउन हुई थी, यूएस सब प्राइम क्राइसिस, और फिर 2011 में चाइना का जो करेंसी डिवैल्यूएशन था, उस समय थोड़ी सी मार्केट लड़खड़ाई थी। उसके बाद मैंने कोई लंबा मंदी नहीं देखा।
अभी इवन पैंडेमिक में भी 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए मार्केट थोड़ी लड़खड़ाई थी, लेकिन फास्टेस्ट रिकवरी, भी सेफ रिकवरी इनफैक्ट थी। तो अपना मैक्रो फैक्टर सेट है। Even in this first quarter, we are at the 7.8%, which is the highest in the entire world. And after India, China is growing at the rate of 1%. Second, that is the India's steady pace towards the Viksit Bharat 2000 at the rate of 2047, जो हमारा सरकार का ये लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाने का 2047, we are ऑन द ट्रैक। दूसरा है, अभी सरकार ने एक जीएसटी रेट कट की भी अनाउंसमेंट करी है, विच विल बी इफेक्टिव बिफोर द फेस्टिव सीजन, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर इन माय व्यू। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स ऑब्जर्व अ वेरी डिसेंट ग्रोथ रिसेंटली। सेकेंडरी सेक्टर्स prominently manufacturing and construction 7.6% at the rate of growing at the 7.6% and 7.7%. Fiscal deficit has narrowed to 4.8% of GDP, best since 2016-17. 2016-17 के बाद इतनी बढ़िया अपना जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी, वो कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन इज ईजिंग एंड निफ्टी पी रेशियो इज अराउंड 22 and 23%, with a very good valuation. So in my view, all things is set here in India. पूरी प्लेटफॉर्म तैयार है। जो भी लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया रखते हैं 5 years and above, उनको मार्केट में सर्टेनली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं मिस्टर सत्या सिंह जी, मैं उनको इनवाइट करूंगा और उनको अपने विचारे साझा करने के लिए मैं बोलूंगा। तो ज्यादातर बढ़िया है कि मैं उन लोगों को सुनूं रादर देन मैं अपनी बातें कहूं, क्योंकि आज के चीफ स्पीकर सत्या जी हैं। तो वेलकम सत्या जी इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा। और देखिए कितने शॉर्ट में आपने कितने बढ़िया डाटा दे दिए, और सचमुच में ये एक लगता है कि स्कॉलर और चार्टर्ड फिनेंशियल प्लानर का ग्रुप है, और इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। ये रिकॉर्ड करने की चीज है। हमारे बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट तनुश्री मैम भी आ गई, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनके पिताजी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और तनुश्री मैम, आपका स्वागत है। आपके फादर का बर्थडे भी था, उनको बधाई दे दीजिएगा। और 2 शब्द बोलें, अब फिर लास्ट में आपका भी मैं सुनूंगा। तनुश्री मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तनुश्री, you want to speak something? You are the special guest of today. मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी रखा, चार्टर्ड फिनेंशियल प्लानर को भी बुलाया, और हमारे कंसल्टेंट को भी बुलाया। तो तनुश्री, you want to say something? तनुश्री, ठीक है। तो अब मैं सत्या साहब से कहूंगा कि सत्या साहब अपना शुरू करें। तो नमस्कार सभी को, एंड आई होप आवाज सभी को आ रही हो। आ रही है ना? ठीक है। तो हर बार की तरह सुधीर जी मेरा पूरा आधा काम तो वो कर देते हैं। पूरा मामला सेट है अभी कि हमें अब पॉजिटिव वाले ज्यादा फीचर्स में डिस्कस नहीं करना। लेकिन अक्सर अभी देखा गया है पिछले 1 साल से, या पिछले लगभग 1 साल से, हम अपने म्यूचुअल फंड्स को देखें या अगर हम अपने पोर्टफोलियोज को देखें, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। क्या ऐसा सभी लोग फील कर रहे हैं? एनी शॉर्ट रिप्लाईज? यस। ठीक है। तो बेसिकली हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट्स इतने अच्छे पॉजिटिव डेटा एवरीथिंग होने के बावजूद मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं, उसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके की पॉइंट्स भी निकाले हैं मैंने कुछ, तो उस पर आज डिस्कस करना है, और वो कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन जब हम क्वेश्चनेयर में आएंगे। तो नंबर 1, इतना मतलब जीडीपी देखिए बिल्कुल टॉप क्लास है, जीएसटी कलेक्शन टॉप क्लास आ रहा है, म्यूचुअल फंड से हर महीने करीब 36,000 करोड़ आ ही रहे हैं, 8 पे कमीशन आने वाला है, जीएसटी स्लैब कम हो चुके हैं, और फिस्कल डेफिसिट कम है,
रिड्यूसिंग हो रहा है। तो अब बचा क्या, इतने सारे पैरामीटर्स, सारे प्लेटफॉर्म होने के बावजूद मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे, एनएवीज डिक्लाइन कर रही हैं। समथिंग देयर इज सीरियस। तो इस सीरियसनेस के लिए हम कुछ की पॉइंट्स के ऊपर नजर अगर घुमा के देखें, तो पहला पैरामीटर जो मुझे समझ में आ रहा है, पिछले साल प्रोमोटर्स ने, जो ऑल टुगेदर प्रोमोटर होल्डिंग होती है, मतलब सारी कंपनियों में जितने भी लिस्टेड हैं, उनमें से करीब 72,000 करोड़ प्रोमोटर्स ने टोटल, मतलब 72,000 करोड़ की वैल्यूएशन का माल बेच दिया अपनी होल्डिंग से। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और वहां अभी तक उन लोगों ने कोई भी कवर नहीं किया, मतलब उन प्रोमोटर्स ने जो माल बेचा वो अभी तक खरीदा नहीं है, जो सस्ते दाम पे मिल रहा है अभी भी स्टिल। नंबर 1 वैलिड पॉइंट यही है। सेकंड थिंग है एमटीएफ। अब एमटीएफ क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होती है, जो बहुत सारे ब्रोकर्स देते हैं लोगों को, मतलब कम पैसे में बहुत सारा स्टॉक खरीदने की एक लीवरेज पोजीशन देती है। कई लोग इसके प्लेज भी बोलते हैं, कई लोग ई मार्जिन भी देते हैं। मतलब ये 3 नाम आप लोगों ने अगर सुने हो, ई मार्जिन, एमटीएफ या प्लेज। अब टोटल पैन इंडिया में जो एमटीएफ पोजीशंस है, एमटीएफ की जो बुक है वो है 96,000 करोड़, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की हमने प्लेजिंग में खरीद रखा है, मतलब सारे रिटेल को मिला के। तो ये बुक वैल्यू जो होती है वो हर 1 साल में बदलती है। मतलब ब्रोकर जो है वो लिमिट छोड़ता है 1 साल के लिए कि 1 साल तक आप कैरी कीजिए, आप इंटरेस्ट भरते रहिए और आप अपना लीवरेज में माल को रखे रहिए। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इतना ह्यूज अमाउंट का अगर ये लीवरेज है, तो 2024 सितंबर से अगर जिसने माल खरीदा वो अभी तक कैरी कर रहा है, तो ये बुक कभी ना कभी टूटेगी, ये चेन टूटेगी 110%। ये जब टूटेगी तो मार्केट्स और नीचे आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। थर्ड पॉइंट, 2025 में एफआईज ने करीब अभी तक 2 लाख करोड़ माल बेचा है, और डीआईज जो घरेलू संस्थागत हैं म्यूचुअल फंड की, उसने करीब 5 लाख करोड़ का माल खरीद लिया है। उसके बावजूद भी हमारी एनएवीज नहीं बढ़ रही, उसके बावजूद भी पोर्टफोलियो रेड है। और ये हर किसी के साथ कॉमन होगा। 2-4 इक्का दुक्का म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बहुत ऊपर हो सकती हैं मान लिया, लेकिन लगभग 50% या 60% एनएवीज फिर भी डाउन होगी। दैट्स अ की पॉइंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्निंग्स। कंपनी की अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लीजिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दीजिए, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। 1-2 एक्सेप्शन अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे उत्साहित होते हैं ना, रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग होती है, एफआईज को एनकरेज करता है या डीआईएस को एनकरेज करता है। डीआईएस तो ले ही रहा है, एनकरेज क्या करना है, ये तो रिटेल की लिक्विडिटी है। तो स्टेबल है मार्केट अभी। स्टेबल मतलब एक तरह से आप देखो कि स्टेबल है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाल होगा या तो म्यूचुअल फंड लाल होगा। अब इसके रीजनिंग क्या है, अगर हम निफ्टी के 50 कंपोनेंट को देखें, निफ्टी के अंदर 50 कंपोनेंट है और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपोनेंट है। मैंने ना एक एनालिसिस बनाया था करीब 50 कंपनियों का, तो उस 50 कंपनियों में क्या ऐसा मुझे दिखा कि केवल 15 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लीड कर रहे हैं बाजार को, और करीब 35 ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिक्लाइन कर रहे हैं, वो भी बहुत हैवी क्वांटिटी में डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो करीब 70% स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, केवल 30% होल्ड कर रहे हैं, या वो उनका वेटेज बहुत हाई है तो उसे मैनेज किया जा रहा है। तो ये केवल एक मैनेजमेंट का गेम चल रहा है वाया डीआईएस और एफआईएस के थ्रू। अब फॉर एक एग्जांपल छोटा सा, एचडीएफसी बैंक अगर देखें तो 42% होल्डिंग, मतलब 42% की एक शेयर होल्डिंग पैटर्न था एफआईएस का, उन लोगों ने इसे बढ़ा दिया, अब हो गया करीब 48। तो उनने करीब 6-8% अगर बढ़ा दोगे और स्टॉक बढ़ा दोगे, क्योंकि वेटेज निफ्टी में करीब 15% है, तो मार्केट ऐसा लगेगा ऊपर जा रहा है। द सेकंड पॉइंट, आईसीआईसी बैंक, सेम थिंग आईसीआईसी में भी है, अभी 36% का स्टेक है, मतलब शेयर होल्डिंग में, और पिछले साल वो करीब 32 था। तो यानी कि 2 स्टॉक आपने, बैंक निफ्टी तो ऐसा लगेगा बिल्कुल रॉकेट हो रखी है, लेकिन बाकी स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। द सेम थिंग। अब दूसरी तरफ से देखा जाए तो उन लोगों ने आखिर बेचा ऐसा क्या है, तो आईटी इंडस्ट्री है, उनने करीब 60,000 करोड़ का माल बेचा है आईटी में, यानी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं दबा के आईटी कंपनीज में, और 2 बैंकिंग उनने खरीद के बैठ गए हैं। तो
इंडेक्स लग रहा है कि हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, और बाकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं उसका मिड कैप का, स्मॉल कैप में, वो कंटिन्यूअसली माल ठोके जा रहे हैं, मतलब माल बेच रहे हैं। अगर 2022 से देखा जाए या 2021 से रेदर देन, तो करीब 8 लाख करोड़ का माल बेच दिया एफआईज ने, और डीआईज ने करीब करीब लगभग 12-13 लाख करोड़ का माल खरीद लिया। तो इससे अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जो प्रॉफिट बुकिंग की आदत है वो केवल एफआईज के अंदर है, डीआईज के अंदर नहीं है, रिटेल के अंदर नहीं है। रिटेल को कभी भी प्रॉफिट बुकिंग की आदत है ही नहीं इस इंडिया में। और अब डीआईज को क्या है कि जब पैसे मिल रहे हैं तो उनका काम है केवल भरना। अब सेबी की रूल क्या कहती है, आप ज्यादा लिक्विड रख नहीं सकते अपने पास, तो उनको मजबूरी है खरीदना, तो वो हर समय खरीदते जाते हैं, और जब भी एफआईज गलती से खरीद ले तो वहां पर वो थोड़ा बहुत बेच देते हैं ताकि वो मैनेज कर सकें बाद में आके। तो ये केवल मैनेजमेंट का काम अभी फिलहाल चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको समझिए, जिस कारण मार्केट गिर रहा है, 2024 सितंबर के महीने में यूएसडी की जो करेंसी है, यूएसडी आईएनआर जो पेयर है, वो करीब 83.75 डॉलर, यानी कि $1 की, मतलब $1 की कीमत जो है वो 83.75 रुपीज के हिसाब से है। अब पिछले एक साल से अगर देखो, ये एक हायर ट्रेजेक्टरी में ग्रो कर रहा है। अभी करंटली है 88, लोएस्ट है ये रुपी वैल्यू। तो आप इतिहास में या हिस्टोरिकल वैल्यू पे अगर कभी भी आप जाओगे और आईएसडी विनर कभी भी 83, 84 के ऊपर जाता है, मार्केट में एफआईज सेल ही करते हैं, कभी बाय नहीं करेगा। ठीक है, तो आइदर ये डॉलर जो है ये नीचे आ जाए तो यहाँ पर बाइंग आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ये करीब 5-6 ऐसे की पॉइंट्स हैं जिस कारण बाजार नहीं परफॉर्म कर रहा और ना आगे करेगा। अगले 3 महीने और ज्यादा मार्केट गिर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मार्केट एक साथ नहीं गिरता कभी, वो हर समय जिगजैग करके बढ़ेगा, यानी कि लोअर लो लोअर हाई। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने हाई देखा करीब 25,200 के आसपास, तो वो इस बार 24,800 बनाएगा, फिर नीचे आएगा, अभी नीचे है फिर ऊपर जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके जाएगा नीचे की तरफ। तो अगले 2 महीने 3 महीने और थोड़ा डेंजर जोन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। लेकिन रिटेल के लिए ऐसा लगता है कि $22,000 का निफ्टी का लेवल, या अगर आप सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं तो 70,000 का एक ऐसा लेवल जहां तक बाजार इन अगले 4 महीने में आ सकता है विदाउट एनी डाउट। और अगर ये आ जाता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 110% बनता है, किसी भी बड़ी टिप में 110% इन्वेस्टमेंट बनेगा। लेकिन अभी किसी भी चीज का पीछा करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लेवल्स हर समय याद रखो आने वाले टाइम में, क्योंकि अब टैरिफ भी चल रहा है, इन्फ्लेशन हाई भी वहां पर होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी ग्लोबल भी होंगी कि अमेरिका का बाजार जो अभी हाई पे बैठा है ना, वो भी गिरना चालू करेगा। अगर वो गिरना चालू करेगा तो इंडिया भी कंट्रोल नहीं करेगा अपने आप को, वो भी बाय डिफॉल्ट गिरेंगे। अब निफ्टी का पी अगर अभी 22 के आसपास है, तो अगर हम 5 साल का एवरेज पी देखें तो 20 है, यानी कि अभी भी गुंजाइश नीचे के लिए है। तो 23,000 निफ्टी के अंदर या 22,000 एक बेस लेवल बनेगा, तब जाके एफआईज बाय पे आएंगे। और सेंसेक्स को अगर ट्राई कर रहे हैं तो करीब 75,000 और 70,000 के बीच में यहाँ आके स्थिरता मिलेगी, तब हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ पर दबा के आप बाय करो, पैसा बहुत जबरदस्त बनेगा। अब पैसा बनने के कारण भी हैं, मेरे को लगता है कि जनवरी के मिड में बाजार बहुत तेजी से ऊपर आएगा, और इतना तेजी से ऊपर आएगा, इतना कि आपने अपने जिंदगी में देखा ही नहीं होगा। इसके भी 2-3 कारण है। जीएसटी जो स्लैश किया रेट्स, इसके इम्पैक्ट्स जो आएंगे वो आएंगे आपको करीब 3rd क्वार्टर में, यानी कि जनवरी के 5th, मतलब 15 दिन के बाद, मतलब मिड ऑफ द जनवरी 2026, वहां पर हमें अर्निंग्स का रिफ्लेक्शंस चालू हो जाएगा। यहाँ हम मेजरली देखेंगे अगर इंप्रूवमेंट है तो यस, यहाँ से बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और रही बात यूएसडी आईएनआर पेयर, वो अगर नीचे आ जाता है तो 110% बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, मतलब जो मेरी नजर से है। बाकी हम इंक देना तो क्या हो गया भाई?
प्रसाद सर, हाँ हाँ जी। जो मुझे कहना तो वो तो हो गया। अब हम इंटरेक्शन करके बात ज्यादा कर सकते हैं और एक दूसरे का क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा हम लोग मतलब समझ सकेंगे तकलीफें। वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। ये अब हम तो चाहेंगे कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे चार्टर अकाउंटेंट्स हैं ऑलरेडी हमारे बीच में, वही लोग शुरुआत करें, हम लोग फॉलो करेंगे जो जर्नलिस्ट हैं। हाँ तनुश्री मैम, तनुश्री मैम। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को टाइम निकाल करके आपने इस चीज के ऊपर गाइड करना सही समझा। कहीं ना कहीं जो होता है अपने अपने पापा को चार्टर ये हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा। जी बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए आपका क्या कमेंट है, प्रसाद साहब सुनना चाहते हैं। इन एडिशन टू सुधीर जी चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर और विद्या जी एक्सपर्ट कमेंटेटर एंड कंसल्टेंट ऑफ गोवा, उनके अलावा आप क्या इसमें कमेंट देना चाहेंगे? सर मार्केट हमेशा सरप्लस मनी के लिए बना होता है। लाइक वी आर ऑलवेज टोल्ड कि जो आपका सरप्लस मनी है आप उसको इन्वेस्ट करके जो आपकी होल्डिंग पीरियड अलाउ कर रही है उसको होल्ड कर पाए। और अगर सामने वाले के पास होल्डिंग पीरियड इनफ है तो डेफिनेटली वो एक एडिशन होता है कि हम कितना उसको होल्ड करके रख पाते हैं और कितना उसे वैल्यू पुटिंग करवा पाते हैं। और हमारी ट्रेनिंग पीरियड में हमेशा बताई जाती है कि मार्केट की अगर ग्राफ आप रोज ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो आपकी डीपी बस अप और डाउन होगी, उसके अलावा कोई और ये नहीं होने वाला है। तो मार्केट की एक अपनी पेस है जो वो फॉलो करेगी ही करेगी। दूसरी चीज जो हम लोग को डेफिनेटली रेफर करना चाहिए मार्केट को समझने के लिए वो ये है कि माइक्रो पॉलिसीज के अलावा हम लोग मैक्रो स्टेट पे जरूर जाएं। सर ने सही कमेंट किया था कि मैक्रो पॉलिसीज जो हुई, जैसे अभी इंडिया में क्या स्टेटस आ रही है वॉर्स की, उससे क्या मतलब ट्रेड रिलेशंस इम्पैक्ट हो रहा है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जीडीपी के ऊपर इफेक्ट पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी। और जब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स साथ नहीं देंगी तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट डाउन रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो, एक सिंपल सा प्रश्न लोगों के मन में है, अभी के करंट सिनेरियो में हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या मार्केट डाउन है तो हम लोग को परचेज करना चाहिए या नहीं, हम लोग को मार्केट में भी कैसे डील करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में? सर मार्केट अगर हम लोग ये देखें कि मार्केट डाउन है, वॉरेन बफेट आपके लाने कहीं कहीं तो जब भी मतलब मार्केट बढ़ रही होती है तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आता है। बशर्ते कि आपकी होल्डिंग पीरियड क्या जा रही है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप उस पैसे को 3 साल के लिए इन्वेस्ट करके रख दे सकते हैं, वो आपका सरप्लस मनी है जिससे कि आपको लॉकिंग पीरियड में दिक्कत नहीं होने वाला है उसके नहीं होने से, तो डेफिनेटली हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। बशर्ते कि कुछ हम लोग फंडामेंटल फाइनलाइज करके ही जाएं। लेकिन अगर जो हमारा सरप्लस मनी नहीं है, वी नीड दैट मनी इन 1 ईयर और लेसर देन 1 ईयर का टाइम, तो हमें अभी थोड़ा-सा मार्केट को वॉच करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है कि मतलब इस स्टेज पे हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी अभी वर्तमान में हमारे सुधीर साहब का कहना है कि म्यूचुअल फंड में, और सत्या साहब का भी कहना है म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, लेकिन एज पर सत्या जी हमको 2 महीना रुकना चाहिए, लेकिन एज पर सुधीर जी कह रहे हैं कि अभी जब मतलब अभी सुटेबल समय है जिसमें लगा लेना चाहिए। आपका क्या व्यू है म्यूचुअल फंड में लगाने को, और म्यूचुअल फंड के अलावा और हम किस फंड में पैसा लगा सकते हैं?
म्यूचुअल फंड के अलावा म्यूचुअल फंड में लोग नॉर्मली पूल ऑफ फंड्स को इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी इक्विटी पे उतनी समझ नहीं निकल के आ पा रही है, आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो मैनेज कोई और करे, आप सिर्फ फंड प्रोवाइड करें और एक सिलेक्टेड लिमिटेड फंड के बेस में से आप सेलेक्ट करके निकाल पाएँ कि आपको क्या चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में जाएँ। बट अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इक्विटी के ऊपर है, आप फंडामेंटल्स समझ पा रहे हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस कर पा रहे हैं, ग्राफ देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, बशर्ते कि हमारी टाइम को ध्यान में रखा जाए, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस समझी जाए कि कैसी हो रही है, उसकी बैलेंस शीट को हम लोग समझ पाएँ सर। सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैंने ये कहा कि अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, मैंने ये कहा। एग्जैक्टली सर। क्योंकि जो अभी जो सीन बन रहे हैं मैक्रो फैक्टर्स की, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोग सशंकित हैं, और ऐसे समय में ही हम लोगों को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट की जो कोट है वो मार्केट पे सटीक लागू होती है। Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy। अभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप मानकर चलिए कि जो लॉन्ग टर्म होराइजन है उसके लिए हमारे पास एकदम प्लेटफॉर्म सेट है। अगर आपका नजरिया 4 इयर्स 5 इयर्स एंड एबव है, इन्वेस्टमेंट आप करें, बट चरणों में एक साथ एक अमाउंट नहीं लगाएं, क्योंकि मार्केट मोरलेस कहीं ना कहीं पीक पे है, तो उनको आप 2-3 चरणों में पैसे डालें, ये हमने कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे अगर सिचुएशन ही हम लोग रिसेंट पास्ट की ही देखें तो कोरोना के समय लोग अफरा तफरी में थे, कोरोना में लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सर्व किया कि जो भी उस समय पैसे लगाए गए वो कहीं ना कहीं ग्रीड और फियर दोनों कॉम्बिनेशन में ही काम करती है सर। शेयर मार्केट हमेशा ग्रीड और फियर पे ही चलता है, तो जब लोग फियरफुल होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए राइट टाइम होता है, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हुए। प्रसाद साहब, आप और क्या पूछना चाहेंगे? प्रसाद साहब और क्या पूछना चाहेंगे? शारदानंद चौधरी जी, विद्यानंद झा जी, आप लोग को कोई प्रश्न है इन्वेस्टमेंट के संबंध में? डॉक्टर स्नेह प्रभा जी। मेरा विचार ये है, जो अभी जो ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक्स्ट्रा मनी जब रहेगा तभी ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब एक्स्ट्रा मनी रहेगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ चलेगा? मार्केट में पैसा रहेगा तभी ना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सरप्लस जब रहेगा तभी ना जाकर के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसलिए मेरा विचार है। सर ऐसा है कि हम इंडियन के पास कभी भी सरप्लस पैसे नहीं रहते, है ना? तो यू हैव टू सेट असाइड द मनी। आप अगर 100 रुपए अर्न कर रहे हो तो 20 रुपए को अलग करो फॉर द फ्यूचर। आप उसको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट हो, जो फ्यूचर गोल है उसमें के लिए आप रखो, वेदर इट्स चिल्ड्रन एजुकेशन, योर रिटायरमेंट, बच्चों की शादी हो या आपका कोई भी सपना हो, उसको पूरा करना। यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, यू हैव टू सेट असाइड सम मनी। अदरवाइज हम इंडियंस क्या है कि पहले सोचते हैं कि पहले खर्च कर ले, तो लास्ट मोमेंट पे हमारे पास पैसे सेव नहीं होते। तो ये चीजें अपनी पैटर्न हमें बदलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। और हम लोग एक गुड सेवर्स भी हैं। इंडिया की जो सेविंग रेट है परसेंटेज वो काफी अच्छी डिसेंट है। तो हमें नजरिया को चेंज करना है। इवन फॉर द इमरजेंसी फंडिंग यू हैव टू सेट असाइड फॉर द इमरजेंसी फंडिंग। पहले हम लोग मानकर चलते थे 3 से 6 महीने के पैसे काफी होंगे इमरजेंसी के लिए, लेकिन कोरोना काल ने सिखा दिया कि अब 8 महीने 9 महीने की कम से कम इमरजेंसी फंडिंग होनी चाहिए आपके पास। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा विचार आपने दिया था, बहुत अच्छा विचार।
नंद चौधरी जी, एक मार्केट के पैसा और पर्सनल पैसा दोनों, आप दो तरह की बात बोले। तो मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए हमको इन्वेस्ट करना है, जिसमें जिस फंड में लगाने से ज्यादा लाभ हो। लेकिन एक सुधीर साहब ने एक सेशन लिया था जिसमें किस उम्र में कितना पैसा कहाँ पर कैसे लगाया जाए, इसका बहुत अच्छा क्लास हुआ था। उसका रिकॉर्डिंग भी होगा, विनय शुक्ला जी आपको देंगे, हम लोग के पास होगा तो हम उसको फिर से ग्रुप में डाल देंगे। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि कितने उम्र से हम लोगों को सेविंग करने की आदत डालनी चाहिए, कैसे कैसे हम लोग सेव करेंगे। 100 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया रख के चले जाएं और उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका बहुत अच्छा वो सेशन उम्र उन्होंने दिया था। एक्चुअली क्या है ना सर कि हमें कहीं ना कहीं रियल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करनी पड़ेगी ओवर एंड एबव द इन्फ्लेशन। बिल्कुल। अगर आप एफडी और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे तो यू विल अर्न 7 एंड अराउंड 7%। पोस्ट टैक्स रिटर्न वो लेस देन 7% होगी और सेम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो यू विल नॉट जनरेट द मनी। आप जो है रियल वेल्थ नहीं जनरेट कर पाएंगे। लेकिन एक मेरा एक स्वभाव है, एक सुझाव है जो अब हम लोग तो 71-72 की उम्र में हो गए हैं, उसमें क्या करें सर? 71-72 से क्या है कि नेचुरली है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क एपिटाइट घटते जाती है ना। लेकिन हमने कई बार ऐसा पाया है कि इवन जो रिटायर्ड हैं उनके पैसे भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि वो सारे ऑब्लिगेशन से मुक्त हैं, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, पेंशन अच्छी खासी रकम है उनकी, महीने की लाख रुपए से उनका पेंशन मिल रही है और सारे ऑब्लिगेशन से वो मुक्त हैं। उनके पास एक व्यस्तता के लिए भी कुछ समय निकालने के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट करके अपने समय को वो व्यतीत करते हैं ना। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो है ना। लेकिन डेफिनेटली रिस्क एपिटाइट कम हो जाती है जैसे जैसे लोग रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हैं। दे शुड इन्वेस्ट इन अ सेफर प्लेस। ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि सेफर प्लेस ढूंढिए, है ना। ये बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव दिया। शारदानंद जी, आपको पेंशन तो मिलता ही होगा और खर्चे तो बहुत सारे बच्चे बियर कर लेते हैं, तो जो पेंशन मिलता है उसमें से भी ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके चले जाएं तो महीना वो देखते देखते हम लोगों के 5-10 बरस लॉन्गिविटी में भी बहुत डबल ट्रिपल पैसा हो जाता है और हम लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम या फिनेंशियल टेंशन नहीं रहता है। और इसका बहुत सिस्टमैटिक एक क्लास लोग सुधीर जी ने लिया था और एक क्लास हम और लेवाएंगे। चीज और कहना चाहूंगा कि हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरा ये कतई नहीं है कि आप हमारी बातों के आधार पे इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमेशा हम लोग कॉशन देते हैं कि आप एक अच्छे सलाहकार से जरूर संपर्क में रहें। और हमारे सलाहकार सुधीर जी हैं, ये सत्या जी हैं और ये तनुश्री हैं और उनके फादर बीएल राजू, बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे सलाहकार हैं जो आपको सलाह देंगे कि कहाँ पैसा लगाने से आपको लाभ होगा। हाँ, कहाँ पैसा लगाने से और 500 रुपया भी 1000 रुपया भी आप बचा लेते हैं ना तो उसको बस उसको खाने पीने में मत लगाइए। हम लोग एक बार होटल में जाते हैं तो 5000 का बिल बन जाता है, 7000 8000 का। तो ये 7-8 हजार यदि हम इन्वेस्ट कर दिया तो ये 7-8 हजार 10 साल में देखते देखते हमारा 16,000 हो जाता है। ऐसा हमने प्रयास किया है और ऐसा हमने पाया भी है। और इसके सलाह, क्योंकि मुझे भी मार्केट रिस्क का अंदाजा नहीं है, लोगों के सलाह करने पर ही हम इन्वेस्ट करते थे और करते हैं, लेकिन हमको नुकसान किसी चीज में नहीं हुआ। तो बस 2 रुपया भी बच जाए ना तो उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये मतलब 2 रुपया माने हम अभी एक एब्रिविएशन बोल रहे हैं, तो उसको इन्वेस्ट कर दीजिए और बचाने की आदत डालिए
और व्यर्थ का पैसा मत उड़ाइए। देखिए मजा आ जाएगा, बुढ़ापा कभी कष्ट में नहीं बीतेगा और आपका सेव इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा। ये अभी तक का मेरा तजुर्बा है, आगे का मैं नहीं जानता। हम लोग ऐसे भी बैंक में कहते हैं कि आप 2 SIP अपने लाइफ में जरूर करें। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो वो नालायक निकल सकते हैं, लेकिन SIP हमारा नालायक कभी नहीं हो सकता। SIP जो है वो डेफिनेटली हमारा देखभाल करेगा हमारे रिटायरमेंट। बहुत अच्छा। स्नेह प्रभा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपके हस्बैंड जी नहीं आ रहे 2 बार से, खाली खाली लग रहा है। सब बोलेंगे। आज एक्चुअली वो यहाँ सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, आज कुछ मीटिंग जिसमें बिजी हैं। हाँ, आपको क्या बोलना है अभी? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग फाइनेंस वाले हैं नहीं, तो टेक्निकल वर्ड्स जो है ज्यादा समझ नहीं आते। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग फाइनेंशियल लोग नहीं हैं, लेकिन फाइनेंशियल भाषा हम लोग समझे। जैसे हम लोग डॉक्टर नहीं हैं तो डॉक्टर की भाषा हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ट्रेनर हम लोग हैं तो ट्रेनर की भाषा दूसरे को सिखाते हैं। और ये फिनेंशियल पीपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट फिनेंशियल लैंग्वेज आपको सिखाते हैं। तो हम किस तरह से नए नए स्किल वाले लोगों का स्किल लेकर के अपने कैपेसिटी को बढ़ाएं, ये हमारे वेबनार ग्रुप का उद्देश्य है। तो हम लोग इसको सुन करके और फिर सेविंग और प्लानिंग ये सब करना सीखें। हाँ, और बोलिए। लेकिन मैं ये कह रही थी कि मेरा बेटा मैनेजर है SBI में। अच्छा, बिल्कुल। ये टर्म सोचते सुन के मुझे काफी कुछ समझ में आता है, और वो कुछ कराता रहता है। कभी 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 SIP कराएगा, कभी कोई म्यूचुअल फंड ले लेगा। तो वो तो खैर बैंक में है, तो उसकी नॉलेज तो हमको पूछना नहीं रहता, खाली तो ठीक है, उसने जो काम ठीक है कर लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। तमाम तरह के चैनल आते हैं, पेपर्स आते हैं, किसी भी कंपनी का क्या कैसा ग्रोथ क्या है, आगे क्या परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि अक्सर होता यह है कि जो चीजें हम लोग लेते हैं बहुत थोड़े से कॉस्ट लेते हैं, अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि आगे की ग्रोथ रेट उसकी कैसी होनी है, मार्केट में उसकी कितनी खपत है, तो हम उसको जल्दी से बेच देते हैं, निकाल देते हैं किसी भी कारण से। लगता है अरे ये बेकार है, और जब निकाल देते हैं तो लगता है वो तो बहुत बढ़ गया। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट तो हर एक के लिए बहुत जरूरी है, सेविंग की आदत होनी ही चाहिए। और आप बिल्कुल सही कहे हैं सर कि आप रिटायरमेंट के बाद फ्री हो जाते हैं और आप उसको समय दे सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं, आपके ग्रैंडसन्स होते हैं, ग्रैंड डॉटर्स होती हैं, उनके लिए आपकी सेविंग जो है बहुत काम की हो सकती है। हो सकता है उनको न जरूरत हो तो आपको कभी भी, हम लोग वेलनेरेबल एज में होते हैं, कोई बीमारी हुई, कोई बात हुई, तो जोड़ा हुआ पैसा पहले काम आता है, हर जगह उसकी जरूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छी आदत है। और जैसे कि सत्या सर ने बताया, सुधीर सर ने बताया, तनुश्री ने बताया, तो काफी कुछ सीखने को मिला। अच्छा है, यूजफुल है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, इस तरह के टॉक होना चाहिए, और इससे हम लोग मोटिवेट होंगे। जैसे हमने आज देखा सुना तो हमको ये समझ में आया कि म्यूचुअल फंड वगैरह जनवरी, एक ने बताया जनवरी मिड से मतलब आएगा, जब डाउन होगा मार्केट तब लेने लायक है। और तनुश्री जी ने भी बताया कि अभी इसको देखना चाहिए, वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच। तो सुनते बहुत कुछ सीखने मिलता है, कुछ पढ़ने से आता है, कुछ डिस्कशन से आता है। और अच्छा ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, और बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, डॉक्टर अविनाश प्रसाद, आप क्या बोलेंगे? अविनाश प्रसाद। हाँ, नहीं एक्चुअली कुछ सिप में कोई प्रेफरेंस, कोई सिप है क्या आपके पास? लार्ज कैप लेना अच्छा है या मिड कैप लेना अच्छा है या स्मॉल कैप लेना अच्छा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? सत्या जी और सुधीर जी। सर SIPs में हर समय ना आप लार्ज कैप पे फोकस करो, आप स्मॉल कैप मिड कैप में फोकस ज्यादा मत करो। अच्छा, प्रोपोर्शनेट अगर आपको मान के चलिए आप डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 10,000 रुपए निवेश करना है
जी हाँ। तो 6,000 रुपये आप लार्ज कैप में डाल दो, बाकी बचे 4,000 आप मिड कैप में डाल दो। अच्छा, एक जो धारणा है कि लार्ज कैप में सेफ है, नो डाउट, लेकिन ग्रोथ इसमें होने के लिए स्कोप नहीं रहता है, जो कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा रहता है। सर म्यूचुअल फंड में देखिए क्या होता है ना, SIPs में बेसिकली आपको अगले 5 साल में, अगर मतलब मान के चलो आज से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हो, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में तो आपको एक नॉमिनल ग्रोथ मिलेगी, 6 से 8% की ग्रोथ मिलेगी आपको। ओके। जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, 5 से 10 साल आप रखोगे तो वो ग्रेजुअली 12% तक हो जाएगी। 10 साल से 20 साल पे आप जब जाओगे तो आपकी ग्रोथ कंपाउंडिंग इम्पैक्ट से बढ़ेगी, तो वो हो जाएगी करीब 16, 17, 18। और अगर आपने 20 साल रख लिया तो फिर और ज्यादा कंपाउंडिंग, तो समय लगता है SIP। तो जितनी भी कंपनियां हैं जो वेल्थ क्रिएटर है ना, सारे लार्ज कैप ही हैं। अगर आप उठा लोगे टॉप के 25-30 कंपनियां जिन्होंने 20-25 साल में जो वेल्थ क्रिएट करके दिया है, वो सारे ऑलमोस्ट 98% लार्ज कैप ही है। अच्छा अच्छा। और ये फ्लेक्सी कैप का आइडिया? फ्लेक्सी कैप में मैंने बोला ना, अगर आपको 60-40 कर लो, आप जो बच रहा है वो उसमें डिप्लॉय कर दीजिए आप। वरना मल्टी एसेट भी अच्छा है, मल्टी एसेट में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा। मल्टी एसेट में बस गोल्ड और ऐड हो जाएगा, तो वो भी आपको परफॉर्म करने लगेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा जवाब और बहुत अच्छा जानकारी हम लोगों को मिला। हाँ, डॉक्टर स्नेह प्रभा जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ, आप कुछ पूछ रही हैं डॉक्टर स्नेह प्रभा? सर ये जैसे हम FD करते हैं या रिकरिंग करते हैं, तो उसमें भी 7-8% तक तो मिल जाता है, सीनियर सिटीजन को ऐसे भी 1% ज्यादा मिलता है, और इसमें अगर 6-7 मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो दोनों में क्या सेफ कौन सा है, तो क्या करना बेटर होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। मैम देखो, अकॉर्डिंग टू द एज तो आप FD करो, वो ज्यादा बेहतर है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका विचार ऐसा है कि इसे मुझे वेल्थ में कन्वर्ट करनी है, तो आप इसे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हो, और उसका नजरिया आपको बहुत लॉन्ग टर्म है। मतलब म्यूचुअल फंड मतलब एक 20 साल की कहानी है, तो 20 साल का निवेश रख के छोड़ देना एज ए गिफ्ट फॉर समवन, तो आप डेफिनेटली जाइए म्यूचुअल फंड में। और अगर आपको इसे यूज करना है तो आप बैंक FD ही रखिए। उसके लिए आपने कहा गोल्ड का, तो ये ETF क्या होता है? ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। पूरा डिटेल बताएंगे क्या है, किस तरह? बेसिकली जो गोल्ड की वैल्यूएशन है ना, फॉर एग्जांपल आप जो फिजिकल गोल्ड है, अब आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए सीधे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत सारी AMCs हैं, वो उसे गोल्ड ETF की तरह पेश करती हैं। आप ETF का मतलब होता है आप डायरेक्टली किसी भी फंड हाउस में ना जाके, आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप उसे परचेज कर लो। नॉर्मल आप अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जैसे जैसे उसकी वैल्यूएशन कभी बढ़ेगी गोल्ड की, आप बेच सकते हो उसे। लेकिन आपने बताया था कि गोल्ड फंड आजकल बंद हो गया है। गोल्ड फंड नहीं, सोवरेन गोल्ड फंड बंद हो गया। सोवरेन गोल्ड फंड बन गया। अच्छा अच्छा। सर इसका कोई लॉकिंग पीरियड होता होगा? कोई लॉकिन नहीं है, ETF का कोई लॉकिन नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी कि ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाया है, ये इसके बारे में क्या कहते हैं? इसमें तो ठीक ठाक देते हैं, फीस भी ठीक ये देते हैं। बेसिकली देखिए, मैं बोल रहा हूँ सीनियर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि कमोवेश आप देखिए पिछले 1 साल से मार्केट में डिग्रोथ ही मिली है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो डाउन मिल रहा है, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको एक फिक्स रिटर्न तो मिल रहा है प्रोपोर्शनेट, और उसमें टेंशन भी नहीं रहता, BP हाई भी नहीं होता है ना। वरना 1 साल से अगर कंटिन्यूसली हमने पिछले हिस्ट्री में 20 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली डिग्रोथ दे रहा मार्केट। तो ये सिचुएशन कभी नहीं आई थी हिस्ट्री में, पहली बार आ रही है। तो आगे भी 4 महीना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ये सीनियर सिटीजन FDs वगैरह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सेफ है, मतलब एज के हिसाब से। थैंक यू। अच्छा सर, और एक चीज पूछनी थी एक्सचेंज फंड के बारे में। गोल्ड एक्सचेंज फंड, सिल्वर एक्सचेंज फंड, स्टील एक्सचेंज फंड, इन सब फंड के बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये बेसिकली डायरेक्टली को रिलेट करते हैं सारे असेट्स को, जिसको भी वो मतलब रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल गोल्ड फंड है तो वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा,
स्टील का है तो स्टील को रिप्रेजेंट करेगा, सिल्वर का है तो सिल्वर को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब है आप फिजिकल ना लेके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसी वैल्यूएशन की चीजें स्टोर कर रहे हो। आप फिजिकल किसी सुनार के पास ना जाके एक्सचेंज से आप किसी एएमसी के फंड के थ्रू आप उसे बाय कर रहे हो, दैट्स इट। हाँ अविनाश प्रसाद जी, जो जैसे हम लोग फोन पे का वॉलेट यूज करते हैं तो हमारे वॉलेट में पैसे ऐड करने पे पैसे दिखते हैं, जस्ट लाइक दैट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी वैसे ही होते हैं कि हमने वॉलेट में एक तरह से गोल्ड के वैल्यूएशंस को परचेज करके एडिशन कर दिया, राइट सर? राइट, इट इज सेम एज अ शेयर, बेसिकली वो भी शेयर होता है। आपके डीमैट पोर्टफोलियो में शेयर दिख रहा है, जैसे रिलायंस का दिख रहा है वगैरह दिख रहा है, उसकी वैल्यूएशन दिख रही है, उसका भी वैल्यूएशन वैसी दिखेगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड ऊपर गया तो उसकी वैल्यूएशन ऊपर दिखेगी, गोल्ड नीचे गया तो उसकी वैल्यूएशन नीचे दिखेगी। सर ETF में कौन सा अच्छा है जी, ETF अगर लेना चाहेंगे? देखो मैम, ETF अगर देखना ना तो मेरे ख्याल से तो इंडेक्स ETF सबसे बेस्ट है, निफ्टी इंडेक्स द बेस्ट है। और अगले 2 महीने के बाद आप निफ्टी इंडेक्स में आप पैसे लगाओ, आपको 2026 में बेस्ट रिटर्न मिलेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। 2026 वुड बी द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केट्स। थैंक यू। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में ये जो सीनियर सिटीजन स्कीम है फिक्स डिपॉजिट का, और उसमें मंथली या क्वार्टरली हम लोगों को मिलता है, वो कैसा रहता है इन कंपैरिजन टू ये एक्सचेंज फंड और म्यूचुअल फंड? सर वो स्कीम बेसिकली ना टारगेट ऑडियंस उसकी बहुत अलग है। वो टारगेट ऑडियंस रूरल एरियाज के लिए बनाई गई है। तो जितने भी रूरल एरिया में है ना, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे? तो अल्टीमेटली पोस्ट ऑफिस इज द नियरेस्ट, तो उनकी टारगेट ऑडियंस ही अलग है। तो वो सेगमेंट भी बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू आप ये मान लीजिए एफडी, सीनियर सेविंग स्कीम्स, एफडी हो गई या जो भी है वो सेम है, रिटर्न एवरीथिंग सेम, बट म्यूचुअल फंड का रिटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा, या ETF का रिटर्न फिजिकल जो चल रहा होगा उसके ऊपर कंपेयर है। बेटर कौन सा है? बेटर ऑलवेज, अगर आप देखिए रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो एफडीज में जाइए, रिकरिंग डिपॉजिट्स में जाइए। थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं और लंबा नजरिया है, मतलब मैं तो बोलूंगा म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो आप 10 साल के लिए सोचो, 20 साल के लिए सोचो, 30 साल 40 साल इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर इतना लंबा निवेश है तो म्यूचुअल फंड में आप देखो सबसे बेस्ट रिटर्न मिलेगा। अभय कृष्णन जी गुजरात से आए हैं। अभय कृष्णन जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर नमस्कार सर। हाँ जी। सर मैं 2-3 सवाल जानना चाहता हूँ। पहले तो सब्जेक्ट काफी बेहतरीन है, जो कि कह सकते हैं कि आज के डेट में बहुत ही बर्निंग इश्यूज है, जिसके घर में भी जाइए तो बचत की बात जरूर होती है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आदित्य बिरला टैक्स 796 में 10 साल तक मैंने सेविंग किया। एवरेज में मुझको 11% का रिटर्न आया। तो हमारे एडवाइजर ने ये कहा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको आप किसी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। तो जो भी 8-9 लाख रुपए एक्स्ट्रा हुए थे उसको हमने 2 फंड में दिए। एक तो आपका बंधन म्यूचुअल फंड है, बंधन मल्टी फैक्टर फंड रेगुलर, और एक है सर आपका फ्रैंकलिन टेम्परेट म्यूचुअल फंड। तो क्या ये डिसीजन सही है सर? कौन कौन से आपने म्यूचुअल फंड लिए बंधन का? एक मिनट सर मैं बता देता हूँ सर। बंधन म्यूचुअल फंड लिया सर। स्कीम कौन सी है? ये है सर आपका मल्टी फैक्टर फंड रेगुलर प्लान। मल्टी फैक्टर, अच्छा। हाँ।
रेगुलर फंड बोथ? देखिए मेरी क्या एक राय है ना, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डाल रहे हो ना सर, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करेंगे, बहुत ज्यादा आपकी आवाज आ रही है। अब मैं अपना ऑफ करता हूँ हाँ, सर। हाँ, जी, हाँ जी। देखिए इसमें क्या है बेसिकली, आप कभी भी म्यूचुअल फंड जब सिलेक्ट करो ना, तो आप म्यूचुअल फंड को भी ना द बेस्ट सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर भी ना सेगमेंट्स है। अब सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट सेगमेंट एएमसी जो है सबसे बड़ी है मेरे ख्याल से एसबीआई, सेकंड नंबर पे आती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, थर्ड पे आती है एचडीएफसी, और ये जितनी भी बची है ना इनका मतलब मार्केट शेयर है नहीं बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब है जब आप पैसा लगा ही रहे हो तो बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर के पास दो, आप एसबीआई वाले को दो, एचडीएफसी वाले को दो, आईसीआईसीआई वाले के पास दो, है ना। जो तीन बेस्ट होते हैं ना उनमें देना बहुत ज्यादा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, क्योंकि वहां पर जो असेट वैल्यूएशन है वो बहुत हाई होती है, बहुत बड़ी, मतलब एक एक फंड का करीब 30-30 हजार करोड़ का फंड होता है। और जो छोटी म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं उनका एएमसी वैल्यूएशन बहुत कम होता है, तो उनको बहुत प्रेशर रहता है। तो सेफ साइड अगर जाए तो तीन द बेस्ट हैं जो मैंने बताया, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड एचडीएफसी। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जो मैंने क्या जो पैसा उसमें से निकाल के इसमें शिफ्ट किया, दिस इज द राइट डिसीजन और गलत डिसीजन सर? वो आपने कब किया है, अभी किया है या कुछ दिन पहले? अभी 2 महीने पहले किया सर। ठीक है, अब लग गया तो अब इसको निकालने की तो मेरी राय नहीं है कि आप निकाल के किसी मतलब दोबारा से वेट करें, या आप उसे छोड़ दीजिए। अब दे दिया तो दे दिया, लेकिन हाँ आपको अगले 1 साल में जब रिटर्न्स अच्छे मिले तो आप फिर से अच्छे कंपनीज में, मतलब अच्छे एएमसीज में उसे शिफ्ट कर दीजिए। जो गया तो गया, आप क्या करना आपको। मुझे इस मामले में मेरा बोलिए, पूछिए। हाँ सर, दूसरी चीज ये मैं जानना चाहता हूँ सर, जो एसबीआई बैंक है वहां से एक ऑफर आया था कि आपको 6 साल तक सब, उसके 3 ऑफर आए थे, 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 6 साल तक 6 लाख रुपए आप जमा कीजिए। एसबीआई का है सर, वो उतना मुझको समझ में आया नहीं, तो 15-20 साल के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। वो बेसिकली ना सर म्यूचुअल फंड नहीं है, वो बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है। ओके। तो इंश्योरेंस में क्या है ना, वो 10-12 साल आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे सेम अमाउंट, फॉर एग्जांपल 1 लाख या 3 लाख या जो कुछ भी है, और 10 साल में वो डबल हो जाएगा। नथिंग इज, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। ओके, मतलब उसमें करना कोई ज्यादा फायदा नहीं है। नहीं, आप 5 साल में यहाँ पर म्यूचुअल फंड में डबल हो जाएगा, आप 10 साल क्यों लगाओगे। ओके, दूसरी चीज ये जानना चाहता हूँ, अभी बहुत एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है एक्सिस मैक्स लाइफ, जिसमें ये बोल रहा है कि 20,000 रुपये आप मंथली जमा कीजिए, 10-12 साल आपको 20 साल में 25 साल में 2.5 करोड़ 2 करोड़ बनेंगे। इसकी क्या सच्चाई है सर? सर ये भी सेम लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम है, एक्सिस मैक्स लाइफ वेल्थ का है ये बेसिकली। और जी सर, ये इसमें भी देखिए बेसिकली ना आपको 6% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, 6 या 6.25, इससे ऊपर नहीं मिलने वाला आईआरआर जो है। और आप इसी पैसे को अगर लिटरली आप किसी म्यूचुअल फंड में आप डिप्लॉय कर दोगे तो 10 साल बाद तो आप बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल जाएगा। सर आपके तरफ से क्या एडवाइस है सर? अगर मैं अपने बच्ची के लिए, मेरा तो ठीक है सर, 45-47 ईयर्स हो गए सर, आपने अगर कोई भी टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस ले रखा है आपने? हाँ सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लिया हुआ है जब सर। आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को हम नमस्ते कर देना चाहिए, थैंक्स फॉर द ये, और आप ये अपने म्यूचुअल फंड में। तो बच्ची के लिए कौन सा बेहतर होगा सर? मेरी बच्ची सर अभी 15 साल की है, 14 साल की। सर इसके लिए अपन क्या करेंगे ना, मैं पर्सनली आपको, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा। सर मैं टीम ग्रुप को बोलूंगा सर, थोड़ा इनका कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे सर, श्योर ताकि सभी को फायदा हो। जी मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपना नंबर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम।
एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए, सब कोई लिख ले। 999 999 78 78 3 3 44 44 07 07। सब कोई लिख लीजिए। हाँ। 999-783-4407। राइट सर। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ अमिताभ जी? हाँ जी, जरूर सर, जरूर। देखिए, एक स्कीम आई थी कुछ 5 साल पहले, टाटा AIC की, AIG और एक और है, वो अमेरिकन कंपनी है, कुछ और भी। तो मैंने उसमें ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए खरीद लिया था 5 लाख, एक इनिशियल अमाउंट हमने किया था 5 लाख का। प्रॉमिस था कि इट विल गिव मी इनकम टैक्स रिबेट, और 3 साल मिला, लेकिन पिछले साल से वो स्कीम ही खत्म हो गई। अब वो स्कीम है नहीं, इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। इनकम टैक्स का कहना है कि हमने जो रिफॉर्म कर दिया है टैक्स रेट में, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा अगर इवन इफ यू आर बेनिफिट। तो ऐसे सिचुएशन में एक मिनिमम पीरियड है 5 इयर्स का, और दूसरे का है 8 साल का। तो 5 साल के बाद वाला तो मैंने सुना है कि मिल सकता है वापस, लेकिन वो दैट विल बी सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड। जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। अगर हमको उतना ही रिसीव करना है जितना हमने इन्वेस्ट किया था, कम से कम उतना रिसीव करना है, तो उसके लिए we have to wait even without paying the annual subscription. Even without paying the annual subscription, we'll have to wait for three more years, या 2 more years, ऐसा ही है। तो will it be all right, और पैसा लूज करके उसको वापस करके उसको री इन्वेस्ट कर दे, चाहे म्यूचुअल फंड में या FD में, क्योंकि अब इनकम टैक्स का बेनिफिट तो उससे नहीं है। टाटा AIC का है, और दूसरा एक और है, एक्सिस बैंक से रिलेटेड है, वो आप लोग जानते होंगे। सर बेसिकली ना, वो आपकी जो स्कीम है वो भी इंश्योरेंस, मतलब यूनिट लिंक पॉलिसी है आपकी, इंश्योरेंस के थ्रू है। बिल्कुल है ना। तो मेरी राय तो अभी भी यही रहेगी कि अगर देखिए उसमें क्या होता है ना, पहले वो 1 साल में डिप्लॉय करते हैं, बाकी वो 50% ही आपका मतलब उसमें रोटेट जाता है मार्केट में। तो इन केस आपको अगर 100% जो आपने इन्वेस्ट किया, अगर आपको 70% भी मिल रहा है ना, तो उसे विड्रॉ करके आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दीजिए, पैसा आपका डबल हो जाएगा 3 साल में। अच्छा, ओके, अच्छा। दूसरा एक और आपसे पूछना है कि डीप फॉल जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं कितना %? अभी तक तो करीब 2% या 3%, कितना हुआ है अभी तक? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, मैंने तो आपको लेवल भी दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 तो बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब सितंबर के एंड तक आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर भी जाता है मार्केट। तो इसीलिए आप अक्टूबर एंड तक हम मार्केट को दोबारा 23,000 और 22,000 के लेवल पे देखेंगे। निफ्टी की अगर बात कर रहे हैं, अगर हम सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं आप लोग, तो आप 75,000 सेंसेक्स या 70,000 सेंसेक्स वुड बी द बेस्ट टाइम। So that will be the deepest level. Yes. तो उसके बाद उसको अगर everything goes well for the economy, मान लीजिए कि ये जो टैरिफ इशू is resolved by that time, और हम लोग का रिफॉर्म्स वगैरह भी कुछ इफेक्टिव हो जाए, तो आपको कितना आज के लेवल में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा?
सर मैंने कहा ना, आप मार्केट्स को आप ग्रो होते हुए जनरली देखोगे फ्रॉम द दिसंबर ऑनवर्ड्स, बेसिकली दिसंबर के मिड में। तो मेरी राय तो ग्रो ये अब 10% मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। कभी भी डीप करेक्शन मिले तो दैट इज द बेस्ट वैल्यूएबल टाइम टू एंटर, ठीक है। अब आप ट्रैक जो करोगे ना, मार्केट जो ऊपर जाएगा मिड ऑफ द जनवरी के आसपास से ऊपर, ऐसा मतलब वो ऑलरेडी जा चुका होगा, फिर बाद में लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये रियली बढ़ चुका मार्केट, है ना। तो आपको वहां पर वेट नहीं करना, हंटिंग नहीं करनी। हंटिंग अपने को करनी है केवल नीचे के साइड में, नीचे जैसे ही मिले एंटर, फिर आराम से बैठ जाओ बिना किसी सोच समझ के। विदाउट वेटिंग फॉर द डीपेस्ट। बाकी जो चीजें मैंने बताई थी, हम उसको दोबारा से एक बार वेबनार कर लेंगे कि वो चीजें सुधरी हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल अर्निंग सुधरी हैं कि नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग अपनी बाय कर रहा है कि नहीं है, अर्निंग अगर सुधर रही है, या अपना यूएसडी आईएनआर अगर वो कम हो रहा है कि नहीं। तो एक बार हम फिर से इसमें देख लेंगे सारी चीजों को कि चीजें सुधर रही हैं, तो यस डेफिनेटली अच्छा मूव मिलेगा। एंड मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि मार्केट वहां से करीब 24% बढ़ेगा निफ्टी। 24% बढ़ेगा हाँ, आने वाले टाइम में पहले घटेगा है कि 11% घटेगा मैक्सिमम, लेकिन जब बढ़ेगा तो 24% बढ़ेगा। राइट। और 24% जब बढ़ेगा तो वो कितने दिन लगेंगे उसको बढ़ने में? ये आपको मान लीजिए मिड ऑफ द 2026, मिड ऑफ द 26। तो इसका मतलब कि the rate of rise is much higher than the rate of fall. लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट अभी जिस सिचुएशन में है वहां से अगर ये 10% का जो फॉल है ना, वो बहुत डेंजर है। फॉल हर समय डेंजर होता है, ग्रोथ हर समय लेट आती है। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो हरा दिखेगा आपको मिड ऑफ द 2026। लेकिन अभी जो करंट हालत है, जब मार्केट 10% गिरता है ना, पोर्टफोलियो 30% गिरता है। हर समय ये चीज को ध्यान से समझिए आप। तो 30% अगर गिरता है तो वैल्यू अगर किसी का 1 करोड़ है तो वो हो जाएगा 70 लाख। 70 लाख हो जाएगा। यस। लेकिन फिर 70 लाख से 1 करोड़ होने में उसको टाइम लग जाएगा। उसको टाइम लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल बी द वाइडर एक्शन? बिकॉज अगर मान लीजिए कि हमको 20 साल वेट करना पड़े उसको उस लेवल तक आने में, तो उसको बेटर है टेक दैट मनी आउट एंड राइज एट द रेट ऑफ 7% इन फिक्स्ड डिपॉजिट। नहीं, वैसा नहीं। देखिए, आप केवल उसे बहुत शॉर्ट टर्मली समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी की वैल्यू अभी 1 करोड़ मान के चलिए फिलहाल, डिस्पाइट ऑल द डाउन साइड, तो फॉर एग्जांपल इस इन्वेस्टर ने पैसे कितने लगाए होंगे? लगभग अभी करंट वैल्यू 1 करोड़ है, तो उसने करीब 1 करोड़ 20 लाख लगाए होंगे, है ना। अब इसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ है। अब यहाँ से भी वो 10% फॉल होता है ना, तो करीब 20-30% गिरेगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 70 करोड़ या 80 करोड़ के आसपास, ठीक है। 80 लाख सॉरी। अब जब यहाँ से ये चलना चालू करेगा, है ना, अब फंड ले रखा है तो लार्ज कैप का होगा, या अगर स्टॉक्स ले रखे हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप में है, किस सेक्टर में है, वो देखना बहुत जरूरी है ना। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस की होती हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट जब बढ़ेगा तो सबसे पहले लार्ज कैप चलेंगे, सेकंड में मिड कैप चलेगा, थर्ड में स्मॉल कैप चलेगा। तो जब तक स्मॉल कैप हाई बनाता है ना, मार्केट फिर से दोबारा फॉल करने की तैयारी कर लेता है। तो यहाँ कहने का मतलब है, अगर किसी ने म्यूचुअल फंड लगाया होगा तो उसको तो रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर स्टॉक्स देखना तो स्पेसिफिक स्टॉक्स में देखना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसके बारे में पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि उसे रखना है या नहीं रखना। अच्छा, एक चीज और पूछना है, जस्ट वन, ये जो पीएमएस में पैसे रखते हैं
उनके जो मैनेजर्स हैं, do they take into account, do they keep track of, do they adjust their investments or adjustment in the investments, keeping in view these factors which you have said, fall कितना होगा, rise कितना होगा? देखिए, म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं या पीएमएस वाले जो होते हैं ना, इनमें एक पद्धति है, वो केवल इनफ्लो करते हैं। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो उनकी बल्ले बल्ले है, और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो इनको आता नहीं है, मतलब उनके फंडामेंटल्स में नहीं है। तो चाहे पीएमएस वाला हो या म्यूचुअल फंड वाला हो, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत शेड करते रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक मार्केट को ना आप ऐसे समझो, ये एक बगीचा है, तो जब मॉनसून आता है ना तो बहुत सारे पेड़ बढ़ जाते हैं, तो माली आता है वो काट देता है ना, ट्विगिंग्स चालू होती हैं। तो इसी तरह मार्केट जब ओवर वैल्यू हो गया तो मतलब एफआईज आके उससे बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं दबा के, और रियलिस्टिक फॉर्म में वो पैसा लेके जाते हैं बना के, और इंडियन इन्वेस्टर्स वेट करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेफर इन योर ओन हैंड्स इफ यू आर योरसेल्फ इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़ा, तो आप खुद उसे मैनेज करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है विड्रॉ करने के लिए? अगर पीएमएस है तो विड्रॉ, या म्यूचुअल फंड है विड्रॉ बहुत इजी है, नथिंग सीरियस अबाउट दिस। उसका कोई टाइम पीरियड होता है क्या? नहीं, देखिए, पीएमएस दो तरह के होते हैं बेसिकली, है ना। तो एक तो 3 साल के लिए लॉक इन वाले रहते हैं कुछ, और एक होते हैं जो ओपन होते हैं। तो आप देख लीजिए आपका ओपन है, क्लोज्ड है, आई डोंट नो। अच्छा, तो देख इसे बताया नहीं। एनीवे, तो ये ठीक है। इसको मतलब ये हुआ कि इट इज सेफर टू बी इन द हैंड्स ऑफ your own advisor, correct, rather than in the advice of the PMS. Yes, definitely. ठीक है ना? अच्छा, इसका क्राइटेरियन डिसीजन का यही होगा कि you have to see whether you are growing or you are coming down. That is the only way. Correct. Because if someone is not going down in spite of the fact that PMS has gone down, that means there is management problem. Am I correct, sir? Right, sir, right. So fundamentally, they will never book profits until and unless there is a redemption pressure. Unless there is a redemption pressure. अच्छा, रिडेम्पशन प्रेशर हम अगर करें, रिडेम्पशन प्रेशर मींस रिटेल में अगर बहुत सारा डर आ गया, फियर आ गया, और बहुत सारे लोग अगर जैसे कोरोना टाइम पे बहुत लोगों ने विड्रॉ किया, वो होता है रिडेम्पशन प्रेशर, और वहां पर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है, मजबूरी है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना इज ए गुड थिंग, इजंट इट? ऑब्वियसली सर, मैं तो बोलता हूँ हर वक्त रिटेल को एवरी टाइम दे शुड बुक प्रॉफिट। अगर आपको स्टॉक्स में 7% मिल रहा है डिसेंटली, ऑलवेज बुक द प्रॉफिट। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8 बजे के 10 हो गया। हाँ सर, और एक बात पूछनी थी। जी सर। अभी जो सिचुएशन आपने बताई रिगार्डिंग निफ्टी, तो इस स्थिति में क्या ये बेहतर नहीं होगा कि निफ्टी इंडेक्स फंड में चला जाए? हाँ, मैंने यही कहा ना, आप जितना भी डीप में जाओ, आप निफ्टी के ETF में घुस जाओ, बड़ा जबरदस्त पैसा मिलने वाला है। ETF का इज द बेस्ट फंड। अच्छा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या उसमें जब डाउन हो जाए उस वक्त? हाँ, निफ्टी 50 जब डाउन हो जाए, जब मैंने बताया ना आपको करीब 22,000 आ जाए या 23,000 आ जाए, 23,000 आ जाए तो आधा पैसा एलोकेट कर दीजिए, 22,000 आ जाए तो फिर पूरा कर दीजिए। पूरा ही कर दीजिए। अच्छा, और उसके बाद वेट कीजिए टिल मिडिल ऑफ दी 26। राइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। बहुत अच्छा। श्री प्रभा जी, आप कुछ पूछ रही थी? हाँ, एक जैसे टाटा वगैरह जो अच्छी कंपनियां हैं, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस भी निकाल रखा है, और एनुअल और कुछ सिर्फ उसमें भी जमा कराते हैं।
और कई हेल्थ इंश्योरेंस हैं। तो जैसे हम लोग जो गवर्नमेंट में रहे हैं उनको तो रिइंबर्समेंट देती है गवर्नमेंट, लेकिन ओल्ड एज में हेल्थ इंश्योरेंस हमको लगता है लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि कौन सा अच्छा है क्या नहीं? मैम हेल्थ इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, मतलब हर किसी को लेनी चाहिए, उसे डिनायल मोड पे रखने नहीं चाहिए, इट्स अ कंपल्सरी थिंग। एंड जो बेस्ट कंपनीज हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिलता है सभी की तरफ से, आप प्रेफर कीजिए। बहुत सारी हैं जैसे फॉर जिनका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा हो ना, उन पे ज्यादा फोकस कीजिए आप। ये जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की कंपनी टाटा का है और जा रहे हैं, तो ये इसके बारे में सर ये ठीक है या नहीं है? कौन से वाले? टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस या देखिए, रिगार्डिंग टू हेल्थ इंश्योरेंस की आप बात करो ना? नहीं, एक तो हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस तो एक्चुअली मुझे तो मिलता है, मेडिकल का रिफंड मिल जाता है। ठीक है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रही हैं तो आपने क्या ले रखा है? एंडोमेंट प्लान ले रखा है आपने? यूलिप ले रखा है? ये लाइफ इंश्योरेंस यूलिप ले रखा है आपने? जी, यूलिप ले रखा है क्या? यूनिट लिंक पॉलिसी? ज्यादा जानते नहीं इसके बारे में, बस ये जानते हैं कि हम आप एक काम कीजिएगा, एक बार मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा मेरे नंबर पे, जब आप पूरे डिटेल देख लें। ठीक है। बहुत अच्छा। जोशी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जोशी जी। हाँ डॉक्टर उमेश चंद्र जोशी। यस अमिताभ जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आपको आवाज मेरी आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, चलिए गुड। अब मैं ये कहूँगा अमिताभ जी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना परिश्रम करते हैं और इतने बढ़िया स्पीकर लाते हैं जो अच्छी एडवाइस हम लोगों को देते हैं। और आशीर्वाद आज आपका। के जो चीफ गेस्ट हैं श्री सुधीर कुमार जी, जो फाइनेंशियल प्लानर और चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और चीफ स्पीकर जो हैं श्री सत्या जी ने बहुत अच्छी वार्ता दी और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें बताया। और स्पेशल गेस्ट तनुश्री जी जो थी, इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। और श्री सत्या जी तो बहुत ही सरल तरीके से आपने ज्ञानवर्धन किया। और आज का जो वेबिनार लगा कि काफी लोग आए, और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा, जैसे अमिताभ जी आप हैं, आपके भाई अविनाश जी हैं, और आपके ये जो बीएन झा साहब हैं, अभय कृष्णन जी हैं, और स्नेह प्रभा मैडम हैं, आज इनके हस्बैंड नहीं आए तो, और फिर विनय जी हैं, आशीष जी हैं, नागेश जी, और पटवारी माहेश्वर प्रसाद साहब, और चंद्रेश्वर खान साहब। अगर ये नहीं आते हैं तो लगता है कुछ कुछ छूट गया। तो मतलब आज ये जो मैंने ये नाम लिए, इससे बड़ा मनोबल मिलता है, भले ही वार्ता समझ में ना आए, आपके स्पीकर जो बताते हैं उससे हौसला अफजाई होती है। और बहुत अच्छा लगा। फाइनेंस तो बहुत ही आवश्यक है। बीमारी कुछ भी हो, दर्द होता है, सब सहता है, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक बड़ा अजीब सा दर्द होता है, खासतौर पे 60 साल के बाद। तो फाइनेंस का जो मामला है कि हमें किस प्रकार से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक में लगाना चाहिए, शेयर बाजार में लगाना चाहिए, ये अच्छी बातें हैं। तो आप सत्या जी से अनुरोध कर लें मेरे हम लोगों के बिहाफ पे कि एक वार्ता और दें। और देखिए कि फाइनेंस बहुत मतलब आपकी पैसा हो इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी नौकरी करें। मैंने बहुत से चीफ सेक्रेटरी और आईएएस बड़े बड़े अधिकारियों को फटेहाल देखा है, क्योंकि वो फाइनेंस का मैनेजमेंट नहीं जानते, और एक साधारण पोस्ट पे बाबू हैं, क्लर्क्स हैं, कहीं पे जॉब में लगे, वो अगर पैसे को सही तरह से पकड़ते हैं, सही तरह से इन्वेस्ट करते हैं, तो एक अंतराल के बाद काफी अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट पे एक वार्ता और कराएं आपकी। और मेरा एक सवाल है सत्या जी से, सर ये बताएं कि शेयर बाजार में निवेश करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए? जैसे कुछ लोग कहते हैं कंपनी का प्रदर्शन है ना? जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, टाटा कंसल्टेंसी, लाइक दैट। और या बाजार की स्थिति है, या दीर्घकालिक नीतियां हैं कंपनी की। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे श्री सत्या जी? सर इसमें ना 3 चीजें हैं बेसिकली। देखिए 3 चीजों में महत्वपूर्ण मुझे क्या लग रहा है, आप कभी भी सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक देखना चाह रहे हैं लेना, तो आप उसकी पहले फंडामेंटल चेक कर लीजिए, उसके टेक्निकल्स आप देख लीजिए। अगर टेक्निकल्स आप नहीं देख पा रहे हैं तो किसी कंसल्टेंट या एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। द थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट, इन्वेस्टमेंट में ना हर समय जियोपॉलिटिकल्स का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अगर किसी इंडिविजुअल को है तो वो एडिशनल काम करता है कि आने वाले टाइम में कुछ पॉलिसीज चेंज हो रही हैं या क्या शिफ्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली हमें निफ्टी, अगर आप ट्रैक करते हैं पूरा मार्केट, तो इंडेक्स में 2 ही इंडेक्स हैं जो ट्रैकेबल हैं, वो है सेंसेक्स या आप निफ्टी। तो अगर निफ्टी भी ट्रैक कर रहे हैं तो आप निफ्टी के नजरिए से भी आप पता लगा सकते हो कि मार्केट या वो इंडिविजुअल स्टॉक चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। अब जैसे मैंने 50 स्टॉक निफ्टी के सर्च किए तो मुझे क्या लगा, 70% स्टॉक तो चलने को ही तैयार नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाएगा क्यों? तो उसके अंदर डीप कारण हो सकते हैं। तो कारण देखे तो ये सारे कारण निकले, भले हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव डेटा है लेकिन पॉजिटिव डेटा काम ही नहीं कर रहा। तो रियलिस्टिक फॉर्म में आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को समझनी भी चाहिए, और पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, पेशेंस के साथ उसे काम में लेना चाहिए, और कभी भी एग्रेसिव उत्साहित होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फोमो जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो नहीं करना चाहिए। पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद निवेश कर दीजिए। थैंक यू सर, बहुत 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 अच्छा आपने आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। अमिताभ जी, अच्छा, और कोई अगर कुछ कहना चाहे? अमिताभ जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, विद्यानाथ झा जी, हाँ आ रही है। विद्यानाथ झा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? विद्यानाथ झा जी, विद्यानाथ, हाँ हाँ, मैं मुझे भी कुछ कहना है। हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। जीवन में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ भी मैं समझता हूँ कि वो भी एक पुरुषार्थ है। अक्सर हम लोग उससे विमुख हो जाते हैं, और तो फिर उसका जीवन में जो महत्व है उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब मेरी जिज्ञासा है, पिछले कुछ दिनों फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कुछ अनाउंसमेंट किया था कि 20,000 22,000 या क्या लगाइए, और उसके बाद अगले महीने से इतना आपको मिलेगा। तो वो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, वो क्या है, ये 21,000 रुपया बोलते हैं पर मंथ लगाइए, और कुछ दिन बाद आपको कितना करोड़ रुपया मिलेगा। ये सब फेक है सर, फेक है। इंटरनेट में बहुत सारे स्कैम फेक चल रहे हैं, इन सबसे अवॉइड कीजिए अपने आप को। हमको बताए वो निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट नहीं है सर। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट नहीं है। नहीं है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वीडियोस बनते हैं, वो फेक है, आवाज यूज होती है, फेक, सब कुछ फेक है वो। हाँ, ये बताया था हमको ये। अच्छा, आरबीआई के चेयरमैन का भी इस तरह का आया था। नहीं, वो आरबीआई के चेयरमैन का भी आया था, और एक मोदी की आवाज में भी वीडियो बना इसी तरह का आया था। हाँ, मोदी का भी आया था, वो सब फेक है। ये सब स्कीम है, वो फेक है ना? हाँ, फेक है। हाँ, एकदम उसमें मत जाइए। हाँ, अच्छा, एकदम उसको भूल के भी मत सोचिए। हाँ, एकदम। धन्यवाद। आप जब भी कभी फेसबुक स्क्रॉल करेंगे ना, आपको तभी दिखा होगा वीडियो वो। हाँ, नहीं, ठीक है, वही पूछना था जी। कैसा? बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, बहुत अच्छा नॉलेज मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्या जी को। सत्या जी के आदमी आप सबको पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, और जिनको जो भी फिनेंशियल एडवाइस लेना चाहें वो ले सकते हैं उनसे। और अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी। बहुत अच्छा राज का विशेषण।
विनय शुक्ला जी, आप इसका भी रिकॉर्डिंग दीजिए, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप शाम तक सब दे ही देंगे और सबको मैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। और चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबाणी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या जी के तेज को सत्य रूप में हमने पहले भी देखा है और इनकी ऊर्जा मैं अपने बेटे से कांटेक्ट करवाऊंगा। सत्या जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9234500315 जी। इसको नोट कर लिया जाए और आप अपना नंबर हमको भेजिए। आपने सर दोबारा मैं रिपीट बोल करेंगे? दूं 92345। 92345 हाँ जी 00 जी 315 315। जी सर। जी, मैं चित्त से वित्त का बहुत आदर करता हूँ, सीमित संसाधन का। और आजकल जो चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, इवन शेयर मार्केट, फॉर मी दीज थिंग्स आर गैम्बलिंग। ये मेरा व्यक्तिगत, मेरे बेटे का ये विचार नहीं है, ये मेरा विचार है कि दीज आर गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग जो है उसमें जो आप निवेश करेंगे तो जो निवेश तैयार करने वाला है वो एक दिन आपका ड्रॉप करेगा। लेकिन आप जैसे लोग, सत्या जी जैसे लोग रहेंगे तो वो जब ड्राइविंग का स्टेज आएगा उससे पहले हमको बता दिया जाएगा। मैंने टाटा मोटर्स के शेयर के अलावा और कोई शेयर नहीं लिया टाटा मोटर्स का, इसलिए वो भी थोड़ा सा कि मैं उसमें काम करता हूँ, मैं किसी को निरुत्साहित भी नहीं करता हूँ। तो धर्म से अर्जित अर्थ ज्ञान और मोक्ष को बढ़ाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो पूरे का मेरा विचार है निजी और व्यक्तिगत, सत्या जी को चीजों को धन्यवाद देते हुए सांसारिक रूप से धर्म के रास्ते यदि अर्थ नहीं कमाया गया है तो वो हमें धोखा दे सकता है। जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपना समझ करके यदि काम करेंगे, क्योंकि डूबता है पैसा और फिर उठता है, चाहे वो किसी भी विद्वान का कहा हो। Now there is a warning. Without the knowledge of these steel walls, the world is going to change. The world is going to change, and the money which is with the developing country, which includes our country also, is on the compass of many of the developed nations. तो अभी जो कीजिएगा बिना अर्थ का कोई ज्ञान रखते हुए, मुझको कुछ ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सत्या जी जैसे लोगों से पूछ करके जो बहुत 2-4 पैसा है जिससे दुनिया चलती है, वो हमारा ढूंढे। कहीं लोग में ऐसा नहीं हो जो था वो भी है। ये कोई और नहीं बोलेगा, मैं भी जो बोल रहा हूँ क्योंकि मुझको पैसा नहीं है। मेरा बेटा का विचार दूसरा है, इतना हम उसको दे दिए, तुम इसमें मूलधन को बनाए रखो, ऊपर से यदि कुछ ला सकते हो तो लाओ। तो मैंने इसलिए कहा कि अपने बेटे को मैं दूंगा, लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। एंड देयर आर वेरी मनी पीपल आर अमंग अस। योर राइट एडवाइस, मेरा ब्राह्मण के नाते शुद्ध रूप से आपको बहुत आशीर्वाद, क्योंकि जो वित्त की रक्षा नहीं करेगा वो आज के जमाने में अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उसको धर्मार्थ में भी दिक्कत होगी और अपना जीविका चलाने में और मोक्ष में भी, मोक्ष में दिक्कत नहीं है। धर्म और मोक्ष दो प्रबल चीज है,
उसमें अर्थ अच्छा हो जाए तो ये हमें बहुत अनर्थ से बचाता है। मैं नॉन फाइनेंशियल बात बोल चुका हूँ क्योंकि मुझको यही आता है, लेकिन अर्थ को मैं समझता हूँ और आप सबों ने बहुत बढ़िया बताया। और जो भी बता दो, यदि आवाज कम हो जाए तो मैं प्रेरित कर दूं कि दुनिया में अभी सबसे अधिक झूठ बोला जा रहा है। सरकारें झूठ पर चल रही हैं, सरकार बनाने की कोशिश झूठ पर हो रही है। सत्य की निर्मम हत्या की जा रही है। सबसे अधिक अभी झूठ बोलने के तरीके निकल गए हैं। और इसका जो विक्टिम जो है वो अच्छे लोग नहीं होंगे, गड़बड़ लोग नहीं होंगे। तो इसलिए समाज में सत्या जैसे लोगों की जरूरत अभी बढ़ गई है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि बुजुर्ग जनों को, विद्वत जनों को और धनी जनों को आप गाइड कीजिए, क्योंकि ये कभी आपको जिंदगी में समझ में नहीं आया तो मैंने लेकिन हिस्ट्री में ये गौर किया है कि जिसने उपनिवेश बनाया उसने पहले निवेश किया था। Whoever has created the colony, he first invested. So much so that East India Company, the colonial building in Chennai, is almost 500 years ago. Many of us, we do not know. If you still see the building, you can see the power that was created to mesmerize the common people and to make them afraid. And they could found that very brilliant people are residing there. So we could start our venture from there. बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातों को बोलने देने के लिए। अमिताभ जी का साहस देख करके मुझे लगता है तो वो are taking the kindly be in touch with the experts. In what form the invaders are coming, common people will not know. And finance is the first target. क्योंकि कहीं भी नियंत्रण तभी किया जा सकता है जब आप फाइनेंशियल कंट्रोलर बनते हैं। जिसके पास में फाइनेंस नहीं है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपको हम लोगों को इनलाइटन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बोला हूँ, लेकिन अब मैनेजमेंट की बात यह है कि यदि फाइनेंस पर आपकी पकड़ नहीं है तो आपकी पकड़ नहीं रहेगी। मैंने भी वहाँ पकड़ बना के रखा मेरा जो बजट है उससे मतलब कंपनी का वो कहाँ जा रहा है। इसको यदि कोई इंतजार करना चाहते हैं सर ये देख लेंगे आप, तो हम जानते थे कि ये दूसरे तरफ ले जाएगा। And that I never allowed. And ultimately I was rewarded for my work. Thank you very much, Satyaji. We are delighted. And galaxy of the people starting from Umesh ji, Amitabh ji, Dinesh Sabha ji, Abhay ji, Dr. Vidyanand and Avinash ji. ये जो भुजा वाले लोग हैं अंत तक बने हुए हैं, तो इनकी दृढ़ता, इनकी धैर्य और इनकी बुद्धि को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम और आशीर्वाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सत्या साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगला वाला एक वेबिनार जैसा जोशी जी ने रिक्वेस्ट किया उसमें हम लोग म्यूचुअल फंड लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप उस पर हम और कैसे कैसे हम लोग कैसे पैसा लगाएंगे ये सब बता दीजिएगा, तो हम लोग उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आप जैसा प्रपोजल दिए थे आपके आदमी फोन करके सबसे उनको फिनेंशियल एडवाइस देंगे, आप करिए। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा
और कल हम लोग विद्यानाथ झा जी का इन्वायरमेंट सेविंग पर सुनेंगे। उन्होंने 25 स्लाइड तैयार किया है और उनका स्लाइड गजब का है और यूएनओ भी वहां फेल है। हमने चेष्टा किया था दीपक सर को बुलाने का, लेकिन इन्वायरमेंट कमिश्नर है, वो व्यस्त है बहुत ज्यादा, पिछली बार भी नहीं आ पाए थे, अभी संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन कल हम लोग फिर पर्यावरण पर स्पेशल सुनेंगे और कल सबको ही आइए, आप भी आइए सत्या जी सर। और हाँ, और हम लोग अब हमेशा साथ में मिलके कुछ नया ज्ञान शेयर करते रहेंगे। और आज के ज्ञान से तो हमको कुछ बोलना नहीं है, बस आप अपने ही से रियलाइज कीजिए कि आपको लाभ हुआ कि नहीं, और मेरे हिसाब से तो बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। गॉड ब्लेस यू सत्या जी, तनुश्री मैम एंड योर सुधीर साहब, सबको और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबको प्रणाम और भगवान सबको खुश रखें। चरण ये चंद्रेश्वर साहब को चरण स्पर्श। फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल फिर आते हैं। विद्यानाथ झा जी कल आप रहेंगे। हाँ, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्कार।